माँ जी, आप इतनी अच्छी बनने की एक्टिंग क्यों करती हैं? पता नहीं आजकल की सासों को क्या हो गया, बस दिखावे की अच्छाई ओढ़े रहती हैं, सबके सामने खुद को आदर्श दिखाने में लगी रहती हैं और बहू जो भी काम करे उसका सारा क्रेडिट खुद ले लेती हैं। अरे भैया, मुझे बेटे की शादी का सारा डेकोरेशन ताजे फूलों से ही चाहिए। प्लीज आप लोग प्लास्टिक के फूल मत लगाना और रोशनी इतनी होनी चाहिए कि पूरा शहर जगमगा उठे और हर कोई देखता रह जाए। मनसा जी फोन पर डेकोरेशन वाले को बड़े उत्साह से समझा रही थी। आज उनका चेहरा खुशी से दमक रहा था। आखिरकार उनके बड़े बेटे की शादी तय हो गई थी। इधर कुसुम भी अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही थी। अब घर में भाभी आएगी, एक ऐसी भाभी जो कि पक्की सहेली बन जाएगी, जो उसे बहुत प्यार से रहेगी। यही सोच सोचकर कुसुम ना जाने कितने ख्वाब बुन रही थी। धीरे धीरे शादी की तैयारियां शुरू हो गई। आज मनसा जी ने अनामिका की माँ से बात करते कपड़े और गहने की पूरी सूची बना ली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, समधन जी, लहंगा तो हमारी तरफ से ही जाएगा। जब मनसा जी ने कहा अनामिका को कुसुम के साथ भेज देंगे, जो भी लहंगा उसे पसंद आएगा वो खरीद लिया जाएगा, तो अनामिका थोड़ा मुस्कुराई और बोली, नहीं आंटी, मैं डिजाइनर लहंगा ली हूँ। इसके लिए मुझे दिल्ली या किसी लखनऊ के लुलु मॉल जाना पड़ेगा। वैसे भी कुसुम वहाँ जाकर क्या करेगी, उसका भी वक्त बेकार होगा। ऐसा करते हैं, मैं अपनी सहेली को साथ ले जाती हूँ जो दिल्ली में रहती है। अगर वहाँ कुछ पसंद आया तो ठीक, नहीं तो लखनऊ चली जाऊंगी। फिर उसने थोड़ी झिझक के साथ कहा, और वैसे भी आप लोग 2-4 हजार का लहंगा ही दिला पाएंगे, जबकि मेरा लहंगा तो 2 लाख से कम का होगा ही नहीं। इसीलिए आप लोग मेरी शॉपिंग की चिंता ना करें, मैं खुद ही संभाल लूंगी। अपनी होने वाली बहू की बात सुनकर मनसा जी को थोड़ा ठेस तो जरूर पहुंची, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाल लिया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बेटा, शादी तुम्हारी है तो मर्जी भी तुम्हारी ही चलेगी। हम तो बस इतना चाहते थे कि उनके शब्द पूरे होने से पहले ही अनामिका ने बीच में बात काटते हुए कहा, आंटी जी, चाहते तो मेरी भी है, इसीलिए अच्छा लगेगा अगर आप मेरी बात मान लें। मनसा जी ने बस सिर हिला दिया और धीमे स्वर में बोली, ठीक है बेटा। एक दिन शादी की तैयारियों में व्यस्त मनसा जी कपड़ों और सामान की लिस्ट बना रही थी। तभी उन्होंने अपनी बेटी कुसुम से कहा, बेटा, ज्यादातर सामान तो तुम्हारी भाभी अपने मन से ही खरीद रही है, मगर कंगन और मंगलसूत्र तो हमें देना होगा, लेकिन हमें उसकी कलाई का नाप नहीं पता है। तू एक काम कर, आज कॉलेज से सीधे उसके घर चली जाना और वहां से उसकी एक चूड़ी ले आना, ताकि उसकी नाप से कंगन बनवा सके। कुसुम ने चुपचाप सिर हिलाया और बिना कोई सवाल किए अपनी माँ की बात मान ली। कॉलेज खत्म होते ही वह सीधे अनामिका के घर पहुंची। अनामिका के घर पहुंचने पर कुसुम की खूब आवभगत की गई। अंकल और आंटी ने उसे बड़े प्यार से बिठाया, चाय नाश्ते का आग्रह किया। सब कुछ बहुत अपनापन भरा लग रहा था। नाश्ते के बाद कुसुम ने संकोच से अनामिका की माँ सरदा जी से कहा, आंटी जी, भाभी की एक चूड़ी चाहिए, अगर आज मिल जाती तो हमें खरीदारी में आसानी हो जाती। शारदा जी मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, वो उसके कमरे में रखी होगी, तुम जाके ले आओ, हम तब तक रसोई थोड़ा संभाल लेते हैं। कुसुम ने शीतलता से सिर हिलाया, लेकिन जब वो अनामिका के कमरे की ओर बढ़ी तो उसके कदम धीमे हो गए। इतना बड़ा आलीशान घर देखकर वह थोड़ी घबरा गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए हिम्मत जुटाकर कमरे में दाखिल हुई। जैसे वह कमरे के अंदर पहुंची, उसकी आंखें एक पल को ठहर गई। अनामिका का कमरा बेहद खूबसूरत और महंगे सामानों से सजा हुआ था। दीवारों पर सजे कीमती पेंटिंग्स, लकड़ी का शानदार पलंग जिस पर मखमली गद्दे, रेशमी चादर और सजे संवरे तकिए रखे थे, सब कुछ एक राजसी ठाट का एहसास दिला रहा था। अलमारियों में महंगे महंगे कपड़े सलीके से टंगे हुए थे, जिसकी झलकियां हवाओं में लहराते हुए जैसे किसी परियों की दुनिया का एहसास करा रही थी। हर चीज इतनी भव्य और सुंदर थी। कुसुम की आंखें चमक उठी। तभी अनामिका ने उसे देख लिया और थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, क्या हुआ, तुमने तो कभी नहीं देखा होगा इतना आलीशान कमरा। कुसुम थोड़ी झिझकते हुए बोली, जी भाभी, वो अनामिका ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, वो क्या कर रही हो, अच्छा लग रहा है तो सीधे बोल दो ना। कुसुम मुस्कुराती हुई बोली, हाँ भाभी, आपका कमरा बहुत सुंदर है। अनामिका ने तीखे स्वर में कहा, तुम किसी काम से आई हो क्या? कुसुम ने बात बदलती हुए कहा, अरे मैं तो भूल ही गई भाभी, आपकी चूड़ी का नाप चाहिए। इतना सुनते ही अनामिका ने एक सोने का भारी कड़ा निकालकर उसके हाथ में रख दिया और बोली, लो ये रख लो। कुसुम चौंक गई। वह बोली, अरे भाभी, सोने का नहीं, मुझे तो कांच की चूड़ी चाहिए। अनामिका ने नाक चढ़ाते हुए कहा, कांच की चूड़ी, वो तो मिलना मुश्किल है, यही ले लो, चाहो तो अपने पास रख लेना। कुसुम ने अब स्वर में गंभीरता लाते हुए कहा, मैं इसे क्यों रखूं भाभी, कृपया आप मुझे बस कांच की या आर्टिफिशियल चूड़ी का नाप बता दीजिए। अनामिका अब कुछ झुंझलाते हुए बोली, मेरे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं होती है, मैं सिर्फ डायमंड, प्लेटिनम और गोल्ड ही पहनती हूँ। कुसुम
ने शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है भाभी, तो लाइए आपकी चूड़ी की ड्राइंग बना लेती हूँ ताकि हमें लाख का चूड़ी बनवाने में आसानी हो। ये सुनकर अनामिका हैरानी से बोली, लाख का चूड़ा, वो क्या होता है? कुसुम मुस्कुराते हुए समझाया, वो भाभी हमारे राजस्थान में लाख की चूड़ियाँ बहुत फेमस होती हैं। शादी में हमारी तरफ से सुहाग का जोड़ा चढ़ाया जाता है, उसी में ये चूड़ी भी दी जाती है। अनामिका ने भावे चढ़ाते हुए कहा, मतलब साफ है तुम लोग मुझे गोल्ड या डायमंड नहीं देने वाले हो, नकली चूड़ियाँ पहनाओगे। कुसुम थोड़ी घबरा गई। उसने धीमे स्वर में कहा, भाभी ये सब मुझे ठीक से नहीं पता, मैं तो माँ के कहने पर आपसे नाप लेने आई थी। इससे कागज की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने ड्राइंग बना ली है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर कुसुम तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। तभी पीछे से अनामिका की आवाज आई, अरे रुको, तुम्हें मेरी घड़ी पसंद आई थी ना? कुसुम ने थोड़ी हिचकिचाते हुए कहा, हाँ भाभी बहुत सुंदर है। अनामिका मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर रख लो, तुम पहली बार मुझसे मिलने आई हो, मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझ लो। इतना कहकर अनामिका ने अपनी घड़ी उतारी और कुसुम की हथेली पर रख दी। कुसुम चौंक गई, मगर भाभी ये घड़ी बहुत महंगी लग रही। अनामिका ने उसे हाथ पकड़ते हुए कहा, अब अगर मगर मत करो, जब मैं कुछ दे दी हूँ तो उसके बारे में फिर सोचती भी नहीं हूँ, रख लो इसे। ना चाहते हुए भी कुसुम ने घड़ी ले ली, लेकिन जब वो घर लौटी उसने वह घड़ी अपनी अलमारी के एक कोने में रख दी चुपचाप। उसके मन में बार बार वही बात गूंज रही थी, उस घड़ी को जिस तरह से दिया गया है उसमें कहीं भी अपनापन या सम्मान नहीं था, बस झलक रहा था उसकी गरीबी का मजाक, एक दिखावा। कुछ ही दिनों बाद उसके भाई विराज की शादी हो गई, सब कुछ सामान्य था। आज मनसा जी ने नई बहू की पहली रसोई रखवाई, कुछ खास रिश्तेदारों को भोजन पर बुलवाया। तभी मनसा जी ने रसोई से आवाज लगाई, कुसुम जरा जा तो अपनी भाभी को बुला ला। ये सुनकर कुसुम अनामिका के कमरे में पहुंची। उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था, वह सीधा अंदर आ गई और खड़ी हो गई। तभी पीछे से अनामिका की तेज आवाज आई, कुसुम तुम्हारी हिम्मत कैसी बिना पूछे मेरे कमरे में आने की? कुसुम हड़बड़ा गई और घबराती हुई बोली, भाभी वो माँ ने आपको नीचे बुलाया है, बस वही बताने आई थी। अनामिका ने तंज कसते हुए कहा, ओह तो फिर तुम्हारे हाथ में मेरा ये स्मार्ट वॉच क्या कर रहा है? कुसुम ने तुरंत सफाई दी, भाभी वो जमीन पर गिरा हुआ था, मैंने सोचा उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दूं। अनामिका ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अरे अरे बहुत समझती हूँ मैं तुम्हारी चालें, अगर तुम्हें वॉशरूम से निकलते में 5 मिनट लग जाते तो तुम मेरा कितना स्मार्ट वॉच लेकर रफू चक्कर हो जाती। यह सुनकर कुसुम ने सहमी स्वर में कहा, भाभी आप गलत समझ रही हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस। लेकिन बीच में ही बात काटते हुए अनामिका बोली, बस खूब जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, जो मौका मिलता नहीं कि चीजें हड़पने लगती हो। एक बार तुम्हें घड़ी क्या दे दी, तुमने तो जैसे उसे अपना ही समझ लिया। ध्यान से सुनो, वो घड़ी मेरे लिए पुरानी हो चुकी है, मैं तो अपनी नौकरानी की बेटी को देने वाली थी, लेकिन जब तुम आ गई तो सोचा उसे तो अक्सर कीमती चीजें देती रहती हूँ, क्यों ना इस बार अपनी ननद को ही दे दूं, आखिर तुम मेरी ननद जो हो। मगर तुम ये कभी मत समझना कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ तो तुम मुझ पर कोई हक नहीं जमा सकती हो। ननद होने की हैसियत से मेरे सामान को छूनो या चुराने की कोशिश करोगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी के आगे दब जाए। जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत रहेगा। इस कमरे में रखा हर एक सामान मेरा है, कभी भूलकर भी उसे अपना समझने की गलती मत करना। ये सब सुनकर बेचारी कुसुम अपना सा मुंह लेकर चुपचाप किचन में वापस लौट गई। उसे देखते ही मनसा जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तेरी भाभी तैयार हुई या नहीं? कुसुम ने मन की बात छुपाते हुए धीरे से कहा, हाँ माँ, भाभी बस आ रही हैं। दरअसल अनामिका की शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी। शादी के तुरंत बाद वो अपने पति के साथ मनाली हनीमून पर चली गई थी, इसीलिए पहली रसोई अब तक नहीं हो पाई थी। आज इसी रस्म के लिए मनसा जी ने तय किया था कि बहू से कुछ मीठा बनवाया जाए, इसीलिए वे उसे बुला रहे थे। इतने में अनामिका वहां आ गई। उसे देखते ही मनसा जी ने प्यार से कहा, बहू खाना बन चुका है, अब बस खीर में थोड़ी सी चीनी डाल दो और 2-4 पूरियां छान देना। और हाँ, कुसुम तुम्हारी मदद करेगी खाना लगाने में, तुम बस अपने हाथों से सबको खाना परोस देना। चाची जी और बुआ जी का पूरा परिवार आया हुआ है, इसीलिए मनसा जी ने सोचा कि बहू खुद अपने हाथों से सबको खाना परोसे तो सबको अच्छा लगेगा। जैसे उन्होंने प्यार से अनामिका से कहा, अनामिका अचानक तेज आवाज में चिल्ला उठी, मम्मी जी मुझे समझ नहीं आता कि आपको इतनी अच्छी एक्टिंग करने की क्या जरूरत है। अगर आपको मुझे खाना बनवाना ही था तो साफ साफ कह देती, मैं पूरा खाना बना देती। खीर में बस चीनी डाल दो, क्या है, मैंने कुकिंग क्लासेस ली है, मैं सब कुछ बना सकती हूँ। पर नहीं, आजकल की सासों को तो बस ड्रामा करना होता है। अरे मेरी मम्मी ने मुझे
सब कुछ सिखाकर भेजा है। उसका लहजा इतना तेज और रूखा था कि बाहर बैठे मेहमानों तक उसकी आवाज पहुंच गई। सभी लोग चौंककर एक दूसरे की ओर देखने लगे। मनसा जी तो उसकी ये बात सुनकर जैसे सन्न रह गई। मनसा जी को बिल्कुल उससे उम्मीद नहीं थी कि नई बहू इस तरह से उसके सामने, वह भी पूरे परिवार के सामने, उसकी बेइज्जती करेगी। उनका दिल भीतर से टूट गया, लेकिन वह बड़ी थी और बेटे की खातिर मजबूर थी, इसीलिए मन को कड़ा करते हुए चुप रह गए। फिर बाहर आकर सबके सामने मुस्कुराकर बोली, अरे अभी थोड़ी देर पहले ही वापस आई है, थक गई है, इसीलिए थोड़ा चिड़चिड़ा हो गई है और चिल्ला पड़ी। चलिए हम सब मिलकर खाना खाते हैं। ये कहकर उन्होंने किसी तरह से बात को संभाला और माहौल को सामान करने की कोशिश की। मनसा जी के दो बेटे थे, बड़ा विराज और छोटा मयंक। विराज ने एमटेक करने के बाद एक प्रतिष्ठित कंपनी में जॉब करना शुरू कर दी थी। वहीं उसकी कंपनी में सीईओ अभिषेक जी ने अपनी बेटी के लिए कुछ वर के रूप में विराज को पसंद कर लिया था। कुछ मुलाकातों के दौरान दोनों के बीच परिचय हुआ और अनामिका को भी विराज अच्छा लगा। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और रिश्ता शादी तक पहुंच गया। मनसा जी के लिए बहुत खुशी की बात थी कि अपने पति के निधन के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। उनकी छोटी बेटी कुसुम इस समय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। ऐसे में विराज की नौकरी लगना और फिर उसकी शादी तय होना उसके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। एक बार मनसा जी ने बेटे से प्यार से कहा, बेटा अच्छे से सोच विचार कर शादी का फैसला लेना। अनामिका बहुत रईस घराने से है, क्या वह हमारे साथ साधारण जीवन जी पाएगी? क्या तुम उसकी उम्मीदों पर खरे उतर पाओगे? और क्या हमारे परिवार के साथ मिलजुल कर रह सकेगी? ये सुनकर विराज मुस्कुराया और बोला, माँ उसकी सोच बहुत ही जमीन से जुड़ी हुई है। जब मैं खुद उससे यही सवाल किया तो उसने कहा, मेरे पापा ने अब तक मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी है। अब अगर मुझे तुम्हारे जैसे पति और प्यारा सा परिवार मिल जाए तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। जब मनसा जी ने अनामिका के ऐसे विचार सुने तो उनका दिल खुश हो गया। उन्होंने सोचा, लड़की के संस्कार अच्छे हैं तो हमारे घर में भी अच्छे से रहेगी। वह खुद को भी 2-3 बार अनामिका से मिल चुकी थी और उन्हें वह विनम्र और समझदार लगी। मगर अब शादी के कुछ ही दिनों बाद अनामिका के रंग बदलते नजर आने लगे। वह हर बात पर तुनक कर जवाब देती, किसी की लिहाज नहीं करती और जो मुंह में आता वह बोल देती। सभी यही सोचकर चुप रह जाते कि शायद अमीर घर की लड़की है, थोड़ा वक्त लगेगा उसे असमंजर बैठाने में। पर अनामिका की मनमानी लगातार चलती जा रही थी। घर की दोनों महिलाएं, मनसा जी और कुसुम, उसकी हरकतों से परेशान थी, मगर जात पात, रिश्तेदारों की मर्यादा और समाज की सोच के कारण चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी। एक दिन मनसा जी को पड़ोस में कीर्तन में जाना था। उन्होंने जल्दी जल्दी तैयार होकर कुसुम से बस इतना कहा, बेटा मैं कीर्तन में जा रही, और चुपचाप निकल गई। कुछ देर बाद कुसुम की सहेली का फोन आया और दोनों की ग्रुप स्टडी की योजना बन गई। कुसुम सोच में पड़ गई कि अनामिका के कमरे में जाकर दरवाजा खटखटाना ठीक नहीं होगा, पता नहीं किस बात पर भड़क जाएगी। यही सोचकर उसने बाहर से कमरे का ताला लगा दिया, क्योंकि दरवाजा अंदर से खोला जा सकता था, इसीलिए उसे कोई चिंता नहीं रही थी। कुछ समय बाद अनामिका ने कुसुम को कॉफी बनाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने इधर उधर देखा और महसूस किया कि घर में कोई मौजूद नहीं है। गुस्से में तमतमाई अनामिका ने तुरंत विराज को फोन लगा और तेज आवाज में बोली, तुम्हारी माँ और बहन एक नंबर की बदतमीज है, बहू को घर में बंद करके खुद घूमने निकल गई है। क्या इससे तुम परिवार कहते हो? वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि तुम हमारी बेटी हो, और अब देखो किसी ने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। या तो फिर उन्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि कम से कम जाते समय तो बता जाएं। अगर मुझे बता देती तो बाहर जा रही थी तो क्या मैं उनके पैर पर बेड़िया डाल देती? अनामिका की बातें सुनकर विराज शांत स्वर में बोला, देखो हमारे घर में सभी के पास चाबी रहती है। तुम्हारे आने से पहले भी जब हम बाहर जाते थे तो दरवाजे पर ताला लगा देते थे, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि कुसुम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हो। ये सुनकर अनामिका और भड़कती हुई बोली, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम इन्हीं दोनों के साथ रह रहे हो? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। विराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, तब बैठकर सब बात करेंगे। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। उसे अब तक समझ आ चुका था कि अनामिका की को छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना आदत में शामिल है। शादी के कुछ ही दिनों में वह ये महसूस करने लगा था कि ये रिश्ता अब उसके लिए उलझन बनता जा रहा है। रास्ते भर वह बस यही बात सोच रहा था कि मुसीबत से आखिर कैसे छुटकारा मिलेगा, और घर पहुंचते ही न जाने कौन सा तूफान इसका इंतजार कर रहा होगा। इधर उसके घर पहुंचने से पहले ही मनसा जी वापस आ चुकी थी और बहू की तमाम शिकायतें भी सुन चुकी थी। मगर जैसे ही अनामिका ने विराज को देखा, वह नाटकीय ढंग से जोर जोर से चिल्लाने लगी। यह देखकर घर के बाकी लोग हैरान हो गए। आगे क्या होगा? क्या अनामिका इस हरकत को उसके ससुराल वाले झेल पाएंगे? यह जानने के लिए हमारे कहानी का दूसरा भाग जरूर देखें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।